हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रामशी की। ठीक है, इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स, लेनिन और एक्सेट्रा बहुत सारे थिंकर्स की बात की हमने पॉलिटिकल साइंस में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से। ठीक है, आज ग्रामशी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो ग्रामशी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहला ये कि ग्रामशी किससे प्रभावित थे। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर थिंकर किससे प्रभावित है। तो देखिए, क्रोचे से ही प्रभावित थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 1921 की स्थापना किसने की? ये ग्रामशी ने की थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। तो ग्रामशी ने इसकी स्थापना 1921 में की थी। साम्यवादी दल को क्या संज्ञा दी? इन्होंने साम्यवादी दल को न्यू प्रिंस की संज्ञा दी है ग्रामशी ने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। द प्रिजन नोटबुक ये कब लिखी? 1929 में और 1935 में लिखी व छपी थी। ठीक है, मार्क्स की किन मान्यताओं का ग्रामशी ने खंडन किया है? तो देखिए, ग्रामशी ने मार्क्स के इनका जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, आपका जो आर्थिक निर्धारणवाद था उसको अस्वीकृत किया, पहली बात। दूसरा, इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी विश्लेषण को भी इन्होंने अस्वीकृत किया, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था। ठीक है, ग्रामशी ने नव मार्क्सवाद का आधार रखा है। इसी को जो है पाश्चात्य मार्क्सवाद भी कहते हैं। तो ग्रामशी यहाँ पे क्या है? ग्रामशी एक न्यू मार्क्सिस्ट है। ठीक है, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अधिरचना की बात की जाती है। ठीक है, देखिए, अधिरचना में राज्य और नागरिक समाज आते हैं। ठीक है, स्टेट और सिविल सोसाइटी। अधिरचना को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, राज्य व नागरिक समाज। इसमें नागरिक समाज इंपॉर्टेंट माना इन्होंने स्ट्रक्चर उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर में न अधिरचना का सिद्धांत, नागरिक समाज को विचारों का केंद्र बनाया गया। इसके लिए उन्होंने अधिरचना का सिद्धांत दिया। तो अधिरचना का सिद्धांत पे किसने दिया? ग्रामशी ने दिया है। ठीक है, ही सेड, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा, हेजेमनी। ठीक है, तो एक वर्ड आता है हेजेमनी, तो ये भी ग्रामशी से रिलेटेड है, आधिपत्य की बात की जाती है। आर्थिक निर्धारणवाद को अस्वीकृत किया इन्होंने, और क्या कहते हैं कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, क्रांति की बात करते हैं जिसमें उन्होंने गतिशील युद्ध और स्थितियों के युद्ध की बात की। गतिशील युद्ध क्या होता है? राज्य सरकार के विरुद्ध जो युद्ध होता है उसको गतिशील युद्ध कहा है। और स्थितियों का युद्ध जो नागरिक समाज पर नियंत्रण के लिए वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधिपत्य की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, इसको स्थितियों का युद्ध कहा है। हेजमनी, जैसे कि मैंने बताया कि जो आधिपत्य की जो संकल्पना है हेजमनी, वो जो ग्रामशी ने दी है। ठीक है, ग्रामशी के अनुसार आधिपत्य का अर्थ सहमति है, आधिपत्य का अर्थ नेतृत्व है, प्लस ये नेतृत्व मूलतः वैचारिक होता है। नेतृत्व मूल बौद्धिक वर्ग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जो है ना आपको मैच करने के लिए आता है। हेजमनी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? ज़्यादा था ग्रामशी ने। ठीक है, इसकी बात की है। ग्रामशी क्या कहते हैं? दैट पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था बने रहने का मूल कारण क्या है? पूंजीवादी विचारधारा के द्वारा नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित करना। मतलब वहाँ पे जो आपके जो पश्चिमी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है, अभी भी वहाँ पे कैपिटलिज्म व्यवस्था बनी रही है। इसका मूल कारण क्या है कि पूंजीवादी विचारधाराओं के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ के नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी पर जो है हेजेमनी स्थापित करके रखी गई है। ठीक है, क्रांति की रणनीति। 1917 की रूसी क्रांति की प्रशंसा की है ग्रामशी ने, बट ही सेड क्रांति का रूसी मॉडल पश्चिमी देशों में लागू नहीं होता है। ठीक है, ग्रामशी जो है रूसी क्रांति को गतिशील युद्ध की उपमा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो तरह के युद्धों की बात की इन्होंने, एक स्थितियों का युद्ध और दूसरा गतिशील युद्ध। और गतिशील युद्ध जो सरकार के खिलाफ या सरकार के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि रूसी क्रांति को गतिशील युद्ध की उपमा दी है ग्रामशी ने। उनके अनुसार पूंजीवादी देशों में स्थितियों के युद्ध की आवश्यकता है। ठीक है, नव मार्क्सवाद की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है न्यू मार्क्सिज्म से। मैंने बताया कि इन्होंने मार्क्स के कुछ एक सिद्धांतों को भी इन्होंने कहीं ना कहीं अस्वीकृत किया है। तो नव मार्क्सवाद में पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, कि पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, लुइस अल्थुजर फॉर मार्क्स नामक बुक में जन मार्क्सवाद को संरचनावाद के रूप में देखा इन्होंने। ठीक है, लुइस अल्थुजर, देखिए लुइस अल्थुजर वही थिंकर है जिन्होंने कहीं ना कहीं युवा और प्राउड मार्क्स में जो डिफरेंस भी किया है। ठीक है, निकोस पोलांजा स्टेट पावर एंड सोशलिज्म, ये इनकी बुक है इंपॉर्टेंट। इसमें इन्होंने राज्य की संरचनावादी व्याख्या की है, राज्य की संरचनावादी व्याख्या की है निकोस पोलांजा, और उनकी बुक है स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। और फॉर मार्क्स ये बुक किसकी? लुइस अल्थुजर की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत।
तो ये भी जो ग्रामशी ने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया वो क्या है कि राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था राज्य को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत ग्रामशी के विचारों की देन मानी जाती है। ठीक है, ही सेड, वो क्या कहते हैं कि राज्य को समझने के लिए केवल आर्थिक कारणों को ही समझना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, कुछ अन्य जो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता में विश्वास करते हैं वो कौन है, एक तो निकोस पोलांजा। ठीक है, इनकी बुक है स्टेट पावर एंड स्टेटिज्म, 1978 में इनकी बुक आई है। देखिए बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए बुक्स पूछी जाती है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, और इनकी दूसरी बुक है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, 1968 की बुक है। तो दो यहाँ पे इनकी बुक है निकोस पोलांजा की, स्टेट पावर एंड स्टेटिज्म 1978, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1968। आगे रॉल्फ मिलीबैंड की बात करते हैं, इनमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रॉल्फ मिलीबैंड ने दिया है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि कई बार ये बुक पूछी गई है। इससे इन्होंने राज्य की संरचनावादी व्याख्या की है निकोस पोलांजा ने। ठीक है, नाउ ग्रामशियन सिविल सोसाइटी। ग्रामशियन सिविल सोसाइटी क्या है, ग्रामशी पहले मार्क्सवादी हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। ग्रामशी, तो देखिए डायरेक्ट फैक्ट है कि किसने नागरिक समाज को जो है अपने अध्ययन का केंद्र बनाया, तो पहले जो है ग्रामशी पहले मार्क्सवादी है। ठीक है, और इन्होंने ऐतिहासिक विकास को सामाजिक संबंधों में ढूंढा, भौतिक तत्वों में नहीं। ठीक है, नागरिक समाज का आशय क्या माना जाता है, स्कूल, चर्च, विश्वविद्यालय व ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या मानी जाती है, सिविल सोसाइटी मानी जाती है। नागरिक समाज में वैचारिक परिवर्तन करने के समर्थक हैं ये। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, दैट ही साइड, ये वैचारिक परिवर्तन ही आधिपत्य है, हेजिमनी है। ठीक है, वैचारिक परिवर्तन को इन्होंने हेजिमनी कहा है, आधिपत्य कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिजीवी की परिकल्पना। ठीक है, तो देखिए परंपरागत बुद्धिजीवी की बात की है और संगठित बुद्धिजीवी की इन्होंने बात की है। आधुनिक प्रिंस को जो ने जो जिसमें ग्रामशी ने संगठित बुद्धिजीवी को ही आधुनिक प्रिंस की संज्ञा दी है। ठीक है, संगठित बुद्धिजीवी को इन्होंने क्या क्या संज्ञा दी है, आधुनिक प्रिंस की संज्ञा दी है। प्रिंस आपको पता है प्रिंस किसकी बुक थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा द प्रिंस। ठीक है, संगठित बुद्धिजीवी ही साम्यवादी दल है और इन्होंने इसी संगठित बुद्धिजीवी को क्या क्या कहा है, साम्यवादी दल कहा है। मार्क्स के बाद उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन करने वाले पहले विचारक कौन थे, ग्रामशी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल की। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी के समाज विज्ञान संस्थान का नाम था ये, फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, कहाँ का, जर्मनी का। और ये स्कूल ग्रामशी के विचारों पर आधारित था। इस स्कूल ने नव मार्क्सवाद का विकास किया। ठीक है, इससे जुड़े जो अन्य विचारक थे, कई बार देखिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से, या फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि विचारों पर आधारित था। तो ये नव मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित था, 1923 में ये बना था। और इससे जुड़े जो थिंकर्स थे वो थे थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हर्खहाइमर, एच मर्क्यूज, मतलब हर्बर्ट मार्क्यूज। ठीक है, और हैबरमास एक्सेट्रा। इस स्कूल से ही कहीं ना कहीं क्रिटिकल थ्योरी का विकास होता है। जो आलोचनात्मक सिद्धांत है क्रिटिकल थ्योरी, उसका विकास किससे हुआ है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से है। ठीक है, और वन डायमेंशनल मैन, ये हर्बर्ट साइमन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है मैच करने के लिए, और बहुत बार इसका ईयर पूछा जाता है 1964। वन डायमेंशनल मैन, ठीक है, एक आयामी व्यक्ति, ये इस हर्बर्ट साइमन ने बुक लिखी है। ठीक है, नाउ क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। क्रिटिकल थ्योरी फ्राइड का जो मनोविश्लेषण एवं हीगल की चेतना तथा मार्क्स का राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारों के सम्मिश्रण द्वारा नवीन विचारों का विकास हुआ है। किसकी बात की जा रही है, फिर फ्राइड की बात की जा रही है, उनका जो मनोविश्लेषण था, हीगल की चेतना का जो था, और मार्क्स का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारों का सम्मिश्रण, इसके द्वारा जो नवीन विचारों का विकास हुआ है। इन्होंने मार्क्स की भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी में। और आपका जो ग्रामशी, ठीक है, इन्होंने भौतिकवादी और वैज्ञानिक व्याख्या को इन्होंने अस्वीकार किया है और मार्क्स के मानवीय और व्यक्तिनिष्ठ विचारों पर इन्होंने ज़्यादातर बल दिया है। नव मार्क्सवाद की बात करते हैं, जो न्यू मार्क्सिज्म है, जो पाश्चात्य मार्क्सवाद भी इसको बोला जाता है। इसमें मार्क्स को वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी रूप में नहीं माना। ठीक है, मार्क्स को वैज्ञानिक और भौतिकवादी रूप में नहीं माना, ग्रामशी के विचारों को मुख्य माना जाता है। ठीक है, इसमें नव मार्क्सवाद में जो है ग्रामशी के विचारों को जो मुख्य माना जाता है। नव मार्क्सवाद को युवा मार्क्स के विचारों पर आधारित माना जाता है। इसमें मार्क्स की हीगलवादी व्याख्या पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो हीगल ने जो मार्क्स की व्याख्या की है, ठीक है, वो इसमें पाई जाती है। इसमें आर्थिक तत्व तथा चेतना दोनों को स्थान दिया जाता है। ठीक है,
इसमें मार्क्सवाद को लोकतांत्रिक व स्वतंत्रता समर्थक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। नव एंड सामाजिक विश्लेषण में वर्ग को प्रधानता नहीं दी गई है आपके नव मार्क्सवाद में। ठीक है, वर्ग को कोई प्रधानता नहीं दी गई है सामाजिक विश्लेषण में। ठीक है। नव युवा मार्क्स के आधार पर नव मार्क्सवाद की व्याख्या करने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो हंगरी के विचारक जॉर्ज ल्यूकाच को जाता है। ठीक है, युवा मार्क्स के आधार पर नव मार्क्सवाद की व्याख्या करने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ल्यूकाच, जो कि हंगरी के विचारक हैं। ठीक है, उनकी बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस 1923। हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस 1923 इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट ग्रामशी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और आपको डेफिनेटली याद भी हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आई थिंक इट्स इनफ। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।